बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय के अंतर्गत पत्र मानव भूगोल में आज हम मानव भूगोल के विकास में जर्मन विद्वानों के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पहले हमने कार्ल रिटर के बारे में अध्ययन किया था, उनके जीवन चरित्र और उनके मानव भूगोल में योगदान के बारे में अध्ययन किया था। अब हम एक और महत्वपूर्ण विद्वान जिनका नाम था फ्रेडरिक रेटजेल, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उनका परिचय दिया जाना उचित रहेगा। फ्रेडरिक रेटजेल का जन्म प्रूशिया में कार्लशू नगर में हुआ। उनका जन्म वर्ष 1844 था। उनकी शुरुआती शिक्षा इसी नगर में पूरी हुई। बचपन में फ्रेडरिक रेटजेल ने 4 साल तक एक रसायनज्ञ के शिष्य के रूप में काम किया। उनकी रुचि बहुत विस्तार लिए हुए थी। जैसे उनको प्राणी विज्ञान में रुचि थी, भूविज्ञान में भी रुचि थी और मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी में भी उनकी रुचि रही है। रेटजेल की शिक्षा हाइडेलबर्ग, जेना तथा बर्लिन यूनिवर्सिटी, यहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। रेटजेल ने सबसे पहले 1869 में डार्विन के विकासवादी ग्रंथ की समालोचना प्रस्तुत की। डार्विन के विकासवादी दर्शन का उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था। चार्ल्स मार्टिन्स के साथ उन्होंने काम किया, जो कि वैज्ञानिक थे, और एक पत्रिका में उनके लेख भी प्रकाशित हुए। लेख का शीर्षक था भूमध्य सागरीय तट से जीव वैज्ञानिक पत्र। म्यूनिख में ये महान मानवशास्त्री वैगनर यानी मॉर्टिस वैगनर के संपर्क में आ गया और उसके जीवों के प्रवास यानी एमिग्रेशन ऑफ स्पीसीज के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसके बाद 1872 में वह पूर्वी यूरोपीय देशों में तथा इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा भी गया। ये जो यात्राएं रेटजेल ने की, इस दौरान में उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों के भौगोलिक जो वर्णन है उसको करने में वो सिद्धहस्त हो गया, यानी बहुत ही विशेषज्ञ बन गया। उसने कैलिफोर्निया, मैक्सिको और क्यूबा में चीन से प्रवास के तथ्यों का अध्ययन करके चीनी प्रवास पर अपना शोध प्रबंध भी लिखा। इस पर उन्हें पीएचडी की डिग्री यानी डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली थी। सन 1875 से 1886 तक फ्रेडरिक रेटजेल लीप्जिग नगर में भूगोल का प्रोफेसर बन गए और इसके बाद लीप्जिग में ही उन्होंने अपने मृत्यु पर्यंत काम किया। लीप्जिग में उन्होंने वहाँ स्थापित ज्योग्राफिकल सोसाइटी को अपना विशिष्ट कार्यों से विश्वविख्यात बना दिया। अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान फिशर, एशर्ट, हैटनर, इन सब ने रेटजेल के सानिध्य में अध्ययन किया था
और काम किया था। अब हम जानना चाहें रेडजेल के प्रमुख ग्रंथों के बारे में, उनकी रचना क्या क्या की है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें जानना चाहिए वोल्कर कुंडे नाम से इनका ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध है। इसके 3 खंड थे और ये अलग अलग सालों में प्रकाशित हुए हैं। तो 1885 में पहला निकला, फिर दूसरा 1886 में निकला है, और तीसरा और अंतिम 1888 में निकला। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव का इतिहास, मानव जाति का इतिहास। इसी तरह से उनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसे भी उन्होंने 2 खंडों में निकाला। पहला खंड तो अंग्रेजी में नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, 1882 में इसको उन्होंने लिखा, प्रकाशित किया। और दूसरा जो खंड है वो है फिर से अंग्रेजी में द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, 1891 में इसको प्रकाशित किया उन्होंने। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो 2 खंडों में इनकी रचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मानव भूगोल में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तीसरा इनका महत्वपूर्ण जो ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया वो है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल जर्मन भाषा में इसको इन्होंने लिखा था। और चौथा जो ग्रंथ है वो इन्होंने अपने देश के बारे में लिखा, क्योंकि जर्मनी के रहने वाले थे। तो उस ग्रंथ का नाम था जर्मनी। जर्मनी को विद्यार्थियों ड्यूशलैंड भी कहा जाता है। तो ड्यूशलैंड नाम से उन्होंने ग्रंथ लिखा। ये अधिकांश उनका जो काम है वो जर्मन भाषा में। ये जो जर्मनी नाम का जो ग्रंथ है ये 1898 में उन्होंने लिखा है, यानी प्रकाश में आया है। रेडजेल ने भूगोल का अध्ययन किया हमबोल्ट की तरह यात्राओं के द्वारा, यानी खुद जा कर के भूगोल को इन्होंने देखा और फिर उसका वर्णन किया। इस तरह जैसे हमबोल्ट ने भी यात्रा करके पृथ्वी के तत्वों के साथ संपर्क करके उसका भौगोलिक वर्णन किया, तो रेडजेल ने भी यात्राओं में यथार्थ तथ्यों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके अध्ययन किया है और उनका वर्णन किया है। उन्होंने एक जगह लिखा भी है और अंग्रेजी में है ये, आई ट्रेवल्ड कॉमा आई स्केच्ड कॉमा आई डिस्क्राइब्ड फुल स्टॉप, thus I was led to the description of nature।
तो उन्होंने यात्रा की, वहाँ के स्केच बनाए और वहाँ का वर्णन किया। इस तरह से उनके ग्रंथ तैयार हुए हैं। तो वास्तव में जो भूगोल की अवधारणा है, जो भूगोल का आधार है, उसके अनुसार रेडज़ेल ने अध्ययन किया था। रेडज़ेल ने भूगोल के अध्ययन में मानव के स्थान को स्थायी रूप से सुरक्षित करने का काम भी किया। उनके इसी योगदान के कारण उन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी रचनाओं में, जैसे कि पहले चर्चा हुई है, एंथ्रोपोज्योग्राफी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे पेशल के लेखों से भू आकृति विज्ञान का जन्म हुआ, तो उसी तरह से रेडज़ेल के ग्रंथ एंथ्रोपोज्योग्राफी से मानव भूगोल का विकास हुआ है। उनके इस ग्रंथ में मानव वितरण के लिए उत्तरदायी कारक, प्राकृतिक परिवेश के तत्वों को बहुत सरल भाषा में उसकी व्याख्या की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके प्रथम खंड में, एंथ्रोपोज्योग्राफी के प्रथम खंड में उन्होंने बताया है कि धरातल पर मानवीय क्रियाकलापों के निर्धारण में वातावरण के 4 प्रभावी समूह हैं। पहला, शारीरिक प्रजातीय लक्षणों वाले प्रभाव। दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तीसरा है जन समूह की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता पर प्राकृतिक शक्तियों के भौगोलिक प्रभाव। ठीक है। और चौथा है मानव के वितरण और गतिशीलता को नियंत्रित और निर्धारित करने वाले प्रभाव। इन चारों प्रभावों के कारकों के समूह को उन्होंने प्राकृतिक वातावरण का आधार माना है। मानव को उसके प्राकृतिक वातावरण की उपज माना। इस तरह से ये कठोर निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे। इनके अनुसार ए पीपल शुड लिव ऑन द लैंड फेट हैज़ गिवन देम, दे शुड डाई देयर सबमिटिंग टू लॉ। अर्थात मानव को भूमि पर निवास करना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदत्त ऐसी भूमि पर ही, और देखिए विधान के अधीन होके, उन्हें मृत्यु का वरण करना चाहिए। उसने अपने दूसरे खंड में द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो 1891 में प्रकाशित हुआ, इसमें उन्होंने मानवीय समुदाय के तात्कालिक विश्व वितरण का भौगोलिक वर्णन किया। यानी कि पूरी दुनिया में मानव समुदाय कहाँ कहाँ पर रहता है, किन किन परिस्थितियों में रहता है। उन्होंने धरती पर बसे हुए क्षेत्रों, इसको इकोमेन नाम दिया है, और दूसरे निर्जन क्षेत्रों जहाँ मानव नहीं रहता उसको नॉन इक्यूमेन, इसका विस्तृत वर्णन उन्होंने किया। रेडज़ेल ने मानवीय विकास के लिए 3 कारणों को उत्तरदायी बताया है। नंबर 1, स्थिति यानी कि लोकेशन या सिचुएशन। नंबर 2, क्षेत्र यानी स्पेस। और नंबर 3, सीमाएं
यानी कि लिमिट्स। संक्षेप में रेडज़ेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी ग्रंथ में 3 तथ्यों पर ध्यान आकर्षण ज़्यादा किया। पहला तो कि भूतल पर मानव समूह का वितरण किस प्रकार से है, और दूसरा इस वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवेश की प्रभावशीलता की प्रक्रिया की निर्भरता, और तीसरा मानव और उसके समाज पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव। तो इन तीनों बिंदुओं से काफ़ी हद तक आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रेडरिक रेडज़ेल जो एक जर्मन भूगोलवेत्ता, एक विद्वान थे, वे बहुत ही बड़े निश्चयवादी विचारक थे। यानी उनकी सोच निश्चयवादी प्रकार की थी और उनका मानव भूगोल में योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से उन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इसी क्रम में रेडज़ेल की लेबेंसराम की जो संकल्पना है उस पर भी चर्चा करना समीचीन होगा। रेडज़ेल ने लेबेंसराम का अर्थ बताया है कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित जीव विकसित होते रहते हैं या निवास करते हैं, यानी कि रहते हैं, और इसको हम जैविक स्थान भी कह सकते हैं, यानी कि लिविंग स्पेस भी कह सकते हैं। रेडज़ेल के अनुसार मानव समूह के जैविक निवास की सीमा में लेबेंसराम सामान्य और प्राकृतिक दोनों तरह का होता है। रेडज़ेल ने जर्मनी पर अपनी जो किताब लिखी उसका नाम ड्यूशलैंड, पहले बात हो चुकी है। इसमें सांस्कृतिक दृश्यभूमि की संकल्पना को सबसे पहले स्पष्ट किया। इसके लिए उसने ऐतिहासिक दृश्यभूमि शब्द का उपयोग किया। उन्होंने माना कि इस तरह की दृश्यभूमि का विकास मानव द्वारा भूतल को ऐतिहासिक कालों से निवास के रूप में विकसित करने के बाद हुआ है। रेडज़ेल ने बताया है कि एक सांस्कृतिक भौगोलिक इकाई इसमें विशेष जन समूह के लिए जनसंख्या विशेषज्ञों को मानचित्रों की सहायता जरूर लेनी चाहिए। रेडज़ेल ने मानव भूगोल के वर्णन में वातावरणीय शक्तियों का ध्यान रखा है। वे पार्थिव सत्यता में विश्वास रखते हैं। जैसा कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्रूनश, इन्होंने लिखा है कि रेडज़ेल को पार्थिव सत्यता का बहुत ऊंचा ज्ञान था। वह पृथ्वी पर मानवीय तथ्यों को केवल एक दार्शनिक या इतिहासकार या अर्थशास्त्री की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक भूगोलवेत्ता की दृष्टि से देखता था। उसने पृथ्वी पर मानव समूह को बसते हुए, काम करते हुए, जीविकापार्जन करते हुए, इतिहास का निर्माण करते हुए देखा था। तो उसकी दृष्टि एक वास्तविक प्रकृतिवादी की दृष्टि थी। रेडज़ेल ने
मानव भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया था। उसने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत दृष्टिकोण को प्राथमिकता भी दी और मनुष्य को विकास के अंतिम परिणाम के रूप में देखा है। रैटज़ेल ने माना है कि मनुष्य अपने वातावरण की शक्तियों से नियंत्रित होकर उनके अनुकूल बनता रहता है। उन शक्तियों के अनुकूल कार्य करने पर मानव को सफलता मिलती है। रैटज़ेल ने वातावरण द्वारा नियंत्रण का प्रतिपादन किया और उनकी रचनाओं पर निश्चयवाद की गहरी छाप तो दिखाई देती ही है।